जय हिंद दोस्तों। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस का हम लोगों ने कुछ पार्ट डिस्कशन किया था और वहां से कुछ और पार्ट भी है जो हमको इस वीडियो में कवर अप करना है। और इस वीडियो में भी वही वाला पार्ट होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। तो इस वीडियो के लिए आपको पहला वीडियो देखना जरूरी है, यानी इसका जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखना जरूरी है। और हाँ, ये वीडियो शायद थोड़ा सा छोटा भी बन सकता है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कितना छोटा बनेगा, कि शायद लंबा भी बन सकता है, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो, बहुत ही अच्छे सोच के साथ मैं उम्मीद करता हूं आप सभी का हेल्थ बहुत ही अच्छा हो, आपके फैमिली वाले बहुत ही अच्छे हों और आपके सराउंडिंग में जितने भी हैं, आपके दोस्त जो भी है वो बहुत अच्छे हों, उन सबका तबीयत बहुत अच्छा हो, सबका मन बहुत अच्छा हो, सब पॉजिटिव रहें। इसी अच्छे सोच के शुरुआत के साथ और इसी सोच के साथ हम लोग आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का स्टार्टिंग में ही हमारा न्यूमेरिकल आएगा। क्यों न्यूमेरिकल क्यों आएगा? क्योंकि ये वो इसका जो प्रीवियस वीडियो है और ये वीडियो, ये एक्चुअली दोनों वीडियो एक वीडियो होने चाहिए थे, जो कि 2-2.5 घंटे का होता। लेकिन हाँ, 2-2.5 घंटे का रिकॉर्डिंग टाइम हमारे पास नहीं है, तो इसी में ही हमको काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, बात घुसा दिमाग में एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन स्टार्ट होता है नॉर्मल रिएक्शन से। क्वेश्चन स्टार्ट होता है कहां से? नॉर्मल रिएक्शन से। और सवाल यह है, एक बॉल है, एक स्फेरिकल बॉल है जो कि दो सिमिलर साइड्स हैं। ये मूवेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये है 60। ध्यान रखना, ये है 60, ये भी है 60, और तो बीच का तो ऑटोमेटिकली 60 बनेगा ही बनेगा। यहां पर वो बॉल है और इन्होंने क्या बताया, इस बॉल का वेट है कितना? W। इस बॉल का वेट कितना है भाई? W है। और यहां पर इन्होंने पूछ लिया, पहली बात बताओ, ये दोनों जो सरफेस है, ये जो सरफेस और ये जो सरफेस है, ये दोनों सरफेस, ये सरफेस और ये दोनों सरफेस, दोनों सिमिलर है, दोनों सेम टाइप के, सेम टाइप ऑफ सरफेस, सेम टाइप ऑफ सरफेस, ये दोनों सेम टाइप के सरफेस हैं। तो इन्होंने ऐसा पूछ लिया, कैलकुलेट द नेट नॉर्मल रिएक्शन ऑन दी बॉल के ऊपर कितना टोटल नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसी को कैलकुलेट करो। ठीक है, टोटल, मैं फिर से बता रहा हूं भाई, टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, यानी जो दो वाल्स के बीच, जो दोनों वाल की वजह से आता है नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका क्या होगा। और यहां पे इन्होंने बोला इसको एफबीडी बना के सोल्व करो, इसको एफबीडी बना के सोल्व करना है। ठीक है, तो करें कैसे भाई? सोल्व कैसे करें? सोच के थोड़ा सा बताओ कैसे सोल्व करें इसको। हो गया? पॉज करके ट्राई कर लिया? नहीं किया तो भाई अब भी करो, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लो, शायद बन जाए तुमसे सवाल। बन गया? चलो मैं बताता हूं कैसे बनता है। देखो 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 देखो, ध्यान रखना, यहां पे इन्होंने पूछा है नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कहां पर एक्ट करता है? नॉर्मल रिएक्शन दो सरफेस के बीच में एक्ट करता है। ठीक है बात? अच्छा, अब ये बता नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करता है? बता दे भाई, बता दे बहन, नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करता है? तुम्हारा आंसर होगा, सर नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस, कांटेक्ट सरफेसेस हैं, उनको परपेंडिकुलरली अवे रहता है, टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर सरफेस नहीं रहता, अवे रहता है। यानी अगर मैं यहां पर इस डायग्राम के साथ एफबीडी बनाऊं तो यहां पे मुझे वो फोर्सेस वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा, फोर्सेस के साथ 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 नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या आता है। अब देखो क्या है, एक लाइन है ये, एक इंक्लाइन है ये इन दोनों का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये है 60 डिग्री, ये भी है कितना? 60 डिग्री। और ये रहा, ये जो बॉल है, ये बॉल ऐसा है और इसका वेट कितना है? W है। ध्यान से देखो, जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है, तो W तो ऐसे गिरेगा। हाँ या ना बोल दे भाई।
ठीक है। और यहां पर लिखा है सेम टाइप ऑफ सरफेस, यानी यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा यहां पर भी वही नॉर्मल रिएक्शन होगा। क्यों होगा दोनों नॉर्मल रिएक्शन सेम? क्योंकि दोनों के दोनों सेम सिमिलर टाइप ऑफ सरफेस है, सेम टाइप ऑफ सरफेसेस है। यानी यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ये ऐसा आएगा, और यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ये ऐसा आएगा। परपेंडिकुलर होते हैं भाई नॉर्मल रिएक्शन, बन गया नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अब बताओ इन नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट वगैरह कैसे निकाले भाई? अब बताओ इन नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट वगैरह कैसे निकालें, क्योंकि कंपोनेंट निकालना तो पड़ेगा वरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई वेट इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ है, हाँ या ना भाई? ऐसा ही तो है। अब मुझे इसको ड्रॉ करने के लिए मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको यहां पर वो फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना देता हूं। यहां पर है W, नीचे का नीचे है, इस तरफ से ऐसे आया है नॉर्मल रिएक्शन, इस तरफ ऐसे गया है पूरा नॉर्मल रिएक्शन, और इस तरफ दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे गया, आया ना? बोल दे भाई। ठीक है, अब यहां पर क्या करता हूं, यहां पर एक एक्सिस बना देता हूं क्योंकि मुझे कंपोनेंट निकालना है। देखो यहां पर बना दिया वो कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ n का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, एक कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड है सॉरी, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, दूसरा कंपोनेंट अपवर्ड होगा। इस n का फिर से एक कंपोनेंट अपवर्ड, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा। अब कौन सा कंपोनेंट क्या होगा ये डिसाइडिंग फैक्टर भी बनना चाहिए भाई, ये भी तो डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। अब बताओ एंगल कैसे निकाले? अब मुझे ये बताओ एंगल कैसे निकाले कि भाई कौन सा क्या क्या कंपोनेंट बनने वाला है। अगर ये 60 डिग्री है, ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, अगर ये 60 डिग्री है तो ये होगा 30, ये कितना होगा 30। अगर ये 30 है ये कितना बनेगा 60 डिग्री। यानी ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहां तक आया है वेट और इसके बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री बना ये फिर से कितना बनेगा 60 डिग्री, यानी ये भी कितना होगा फिर से 60 डिग्री। हाँ या ना बोल दे भाई, बनेगा। अब देखो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जो कि ऐसे होगा, ये होगा n sin 60। दूसरा एक कंपोनेंट इसके तरफ ऊपर होगा जो कि होगा n cos 60। अब भाई तुमको वेक्टर समझना पड़ेगा, वेक्टर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। वेक्टर नहीं देखा है तो जाके वेक्टर का प्लेलिस्ट पूरा देखकर यहां पर आओ, वरना यहां से चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ है, अगर इस तरफ एक कंपोनेंट है तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ भी होगा, ये होगा n cos 60, n cos 60। दूसरा कंपोनेंट इस तरफ ऐसे होगा जो कि होगा n sin 60। अब देखो n sin 60 एक इस तरफ है n sin 60, दूसरा n sin 60 इस तरफ है n sin 60। तो ये दोनों तो भाई अपोजिट है, डायरेक्शन इनका अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, एक ही लाइन पर भी एक्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों कैंसिल आउट हुआ? देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, हाँ या ना बोल दे भाई। अच्छा मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, हाँ सर, दोनों एक ही लाइन पर एक्ट कर रहे हैं भाई। तो अगर एक ही लाइन पर एक्ट करेंगे दो इक्वल फोर्सेस और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो बन जाता है। जैसे ही इनका रिजल्टेंट जीरो बना, बाकी मुझे जितने भी और कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में सोचना है। देखो नीचे क्या है, नीचे वेट है, इस तरफ ऊपर एक तो है n cos 60 और इस तरफ ऊपर वही है n cos 60, और ये जो बॉल है वो रेस्ट पर है, यानी इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका आपस में रिजल्टेंट जीरो होता है। तो ऊपर वाले कितने फोर्सेस हैं n cos 60 एक ऊपर है प्लस n cos 60 दूसरा ऊपर है, नीचे क्या है -w है, और नेट फोर्स कितना हो रहा है जीरो हो रहा है। तभी तो ये रेस्ट पर है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है, सॉरी रेस्ट पर नहीं है इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब देखो W क्या बनेगा, W इक्वल टू क्या बनेगा
2n cos 60, 2n cos 60। अब cos 60 का वैल्यू कितना है भाई, 1/2 है, तो ये क्या बनेगा 2n 1/2, यहां पर 1/2 कैंसल आउट हो गया, w इज इक्वल टू क्या बना n। बन गया हमारा काम, बन गया, मिल भी गया, एफबीडी भी बना दिया और नॉर्मल रिएक्शन कितना आया वो भी बना दिया, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट होगा। हाँ, अगर यहां पर एंगल चेंज हो जाता तब भाई यहां पर जो कंपोनेंट है वो इक्वल नहीं आते, तब ये कैंसल आउट नहीं होते। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, एंगल सेम भी हो सकता है, एंगल डिफरेंट भी हो सकता है। कंपोनेंट की मेथड से अगर हम लोग करेंगे तो ये वाला चीज थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, पॉज करके इसको लिख लो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा है, थोड़ा सा मसला तो है वो क्वेश्चन पर। लिख लिया पॉज करके, लो भाई मैं साइड हट गया, निपटा दो, नहीं सॉरी निपटा दो इसको, लिख लो पॉज करके। अब निपटा दूं, अब निपटा देता हूं भाई, चलो निपटा ही दिया इसको। वीडियो को हमेशा पॉज करके लिखना, जब मैं साइड हो जाऊं वीडियो को हमेशा वीडियो को पॉज करो और तब उस वीडियो उसको लिखो। अब देखो ये वाला सवाल तो बन गया। अब एक दूसरा टाइप देते हैं यहां पर। दूसरा टाइप क्या दिया इन्होंने, इन्होंने ऐसा बताया, एक वाल है, एक ईंट का एक पूरा बहुत अच्छा सा वाल है, ये ईंट का बहुत अच्छा सा एक वाल है, और इस वाल से बगल में एक इंक्लाइनेशन ऐसा है, और ये कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और यहां पर एक बॉल है जो कि इस वाल और इस इंक्लाइन को टच कर रहा है, जो कि इस वाल और इंक्लाइन को टच कर रहा है। ये बॉल का मास कितना है, ये बॉल का मास है 50 kg। ये बॉल का मास कितना है भाई, ये बॉल का मास है 50 kg। और इन्होंने क्या बताया, कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एट बोथ द सरफेसेस, यानी इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो बताओ। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो बताओ, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब इसको पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो, देखते हैं बनता है कि नहीं। मुझे तो लगता है कि यहां ये बन जाना चाहिए, क्योंकि सवाल तो आसान है, इतना डिफिकल्ट सवाल तो है ही नहीं भाई, कतई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बन जाना चाहिए। जैसा बिल्कुल किया था बिल्कुल वैसे का वैसे ही करना है, दिमाग को थोड़ा सा लगाना है भाई। विदाउट योर ब्रेन यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन। और देखो भाई, कोर्स को मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया है, तो जो भी बच्चा वो एकदम स्टार्टिंग से पढ़कर आया होगा ना, ये वाला सवाल वो कर देगा भाई। इतना डिफिकल्ट सवाल भी नहीं है। सवाल है तो सवाल का जो आंसर होता है वो सवाल के अंदर होता है, तो इसको थोड़ा सा करो। देखो भाई मैं करने जा रहा हूं, पहले चीज मैं बता देता हूं, इस पे अगर नॉर्मल रिएक्शन n है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन n होगा क्या, इसका आंसर मुझे दो। ये दोनों के दोनों नॉर्मल रिएक्शन सेम होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर इन्होंने बोल दिया है कि ये एक वाल है और ये एक सपोर्ट है, तो दोनों का जो टाइप्स ऑफ सरफेस है वो डिफरेंट हो जाता है, और इसी के वजह से नॉर्मल रिएक्शन दोनों का सेम नहीं रहता। इसी के वजह से दोनों का नॉर्मल रिएक्शन क्या नहीं रहता भाई, सेम नहीं रहता है। तो जैसे कि सेम नहीं रहा, तो भाई हम लोग आंसर के लिए प्रोसीड कैसे करें। आंसर करने के लिए पहले तो भाई डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो भाई डायग्राम हम बना रहे हैं। ये रहा वो वाला
स्फीयर, ऐसा है स्फीयर, स्फीयर का मास कितना है 50 kg और इसका जो वेट है वो ऐसे गिर रहा है 50 g। हाँ या ना बोल दे भाई। अच्छा, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन है जो कि स्फीयर पर आ रहा है और वो भी इस डायरेक्शन में पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन दी वॉल। लेकिन हम लोग अगर ये निकाल लेंगे तब तो भाई ये निकल जाएगा, क्योंकि वॉल जितना नॉर्मल रिएक्शन इस बॉल पर गिरेगा, वॉल की वजह से यहां पर जितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यहां पर जो सरफेस है इसी की वजह से बॉल के ऊपर वॉल जितने नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर अप्लाई करेगा, ये भी उतना नॉर्मल रिएक्शन इस वॉल के ऊपर अप्लाई करेगा। तब भाई अगर मैं बॉल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन निकाल लूं तो भाई वॉल के ऊपर भी उतना ही आएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है भाई, एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, अब आते हैं इसका नॉर्मल रिएक्शन हमने ले लिया N1, इसका नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों ने मान लिया क्या N2। तो ये तो होता है N1, ये क्या होता है भाई, ये होता है क्या चीज N1। अब N2 को दिखाने के लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ा भाई, ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो नॉर्मल रिएक्शन इसका ऐसे पास करेगा ये, और ये कितना होगा N2 होगा। जैसे ही N2 हुआ मुझे यहां पर क्या बताना है भाई, मुझे यहां पर कंपोनेंट चाहिए, मुझे यहां पर भी क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए। जैसे ही ये 30 डिग्री होगा, ध्यान से देखो, जैसे ही ये 30 डिग्री होगा ये कितना होगा 60, अगर ये 60 है ये कितना होगा 30, रुको 30 टुक 30 60, ये शायद 30 बनेगा, रुको थोड़ा सा देखते हैं इसको। हाँ ये बनेगा 30, मुझे तो यही चाहिए भाई 30। अब N2 का यहां पर एक कंपोनेंट आएगा जो कि इस तरफ होगा, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा। हाँ या ना भाई बोल दो, N2 का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, N2 का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा। अब इसको थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम करके बनाते हैं, बॉडी को हटा देते हैं, नीचे कितना है भाई, पॉइंट मास मान लिया, नीचे है 50 g। हाँ या ना बोल दे भाई, इस तरफ कितना है N1 और यहां से पास कर रहा है कितना N2, और वो भी कितना एंगल बना रहा है भाई, अगर ये 30 होगा ये कितना होगा 60 होगा, अगर ये 30 होगा ये कितना होगा 60 होगा। तो यहां पर हमने एक कंपोनेंट ड्रॉ कर दिया, अगर N2 यहां से पास कर रहा है, ये 30 डिग्री था, तो ये कितना बन गया भाई 60 डिग्री बन गया। अब देखो N2 का एक कंपोनेंट इस तरफ रहेगा, N2 cos 60, इस तरफ रहेगा N2 sin 60। तो जैसे ही मैं इक्वल करूंगा, एक्स एक्सिस के दोनों कंपोनेंट इक्वल बन जाएंगे, क्योंकि भाई बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो जैसे ही बना, ये क्या बना, N1 इज इक्वल टू N2 cos 60 और N2 sin 60, N2 sin 60 कितना बना 50 g। जैसे ही 50 g बना, sin 60 क्या वैल्यू होता है भाई, sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू होता है N2 sin 60 होता है √3/2। तो ये बना 50, g की जगह बैठा लिया 10, तो ये क्या बन जाएगा N2 इज इक्वल टू 500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई √3, ये क्या बनेगा 1000 डिवाइडेड बाई √3 न्यूटन। ये बन गया हमारे लिए क्या चीज N2। तो हमें N2 मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, N1 निकालना है। N1 कैसे निकालेंगे भाई, N2 मिल गया, इस वैल्यू को लेके यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, हो जाएगा तुम्हारा काम। कैसे होगा देखो भाई, N1 इक्वल टू N2 का वैल्यू कितना है 1000 डिवाइडेड बाय √3, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये कितना बन गया भाई 500 डिवाइडेड बाय √3, ये आएगा तुम्हारे लिए N1। ये N1 है और ये N2 है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ध्यान से इस एंगल को थोड़ा सा मेजर करना सीखो। अगर ये 30 है, ये कितना है 60 है, अगर ये 60 है ये 30 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये 30 बना, मुझे फिर से पता है अगर ये 30 है ये 60 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन फिर से परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा उस एनालिसिस को करो। अगर मैं इन्हीं सब चीजों के बारे में बताते गया ना भाई, तब टाइम निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस ज्यादा नहीं हो पाएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा
भाई एक क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन में ये पूछा एक वेज है और एक इंक्लाइन जैसा कुछ है और इसका एंगल कितना है, इसका एंगल है थीटा, और यहां से एक फिक्स लगा के स्ट्रिंग से एक मास है और इसका मास कितना है भाई, m है। इसका मास कितना है, m है। कोई सा भी सरफेस में जितने भी सरफेसेस ले रहा हूं ना वो सब फ्रिक्शनलेस सरफेस है। यहां पर फ्रिक्शन का बात अभी तक नहीं आया है। जब तक मैं फ्रिक्शन के बारे में ना बोलूं तब तक फ्रिक्शन को कंसिडर ही मत करना, ठीक है। इन्होंने क्या पूछ लिया, फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन इफ m इज इन इक्विलिब्रियम। अब हमको बताना क्या है भाई, टेंशन बताना है स्ट्रिंग का टेंशन बताओ, टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन इफ m इज इन इक्विलिब्रियम। अगर m इक्विलिब्रियम में है तब हमको क्या बताना है, हमको निकालना है t और n का वैल्यू क्या होगा। पॉज करके उसको ट्राई करो, मैं इसको निपटा देता हूं भाई। पॉज करके लिख लो, डायग्राम तुमको खुद करना पड़ेगा। अगर यहां से भी तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ है, अब अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तब भाई मैं वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है। और एक चीज मैं बताता हूं, अगर ये समझ में नहीं आया ना तब तुम्हारा कनकरेंट फोर्सेस वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ, तो जाके उसको देखो। वेक्टर वगैरह थोड़ा सा बहुत अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि अगर टूल्स सही नहीं है तुम्हारा तब तुम क्या मोटरसाइकिल ठीक करोगे भाई। टूल्स को थोड़ा सा सही करो। मैथमेटिक्स और वेक्टर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे जाके फिजिक्स पर, ठीक है। चलो इसको निपटा देता हूं भाई, लिख लो पॉज करके जो लिखना है। अच्छा यहां पर भी हट जाऊं मैं, लो भाई हट गया, यहां पर बिल्कुल पूरा सामने से ही हट गया। पॉज करके कर लो भाई, शायद बन भी जाए तुमसे। पॉज करके कर लो यार, शायद बन भी जाए तुमसे। देख लिया, पॉज करके ट्राई भी कर लिया, पॉज करके ट्राई भी कर लिया। देखो कैसे करना है इसको। अब मुझे इसका पूरा एकदम डिटेल डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम कैसे बनाता हूं मैं, इसका mg का दो कंपोनेंट ऑलरेडी निकालते कैसे हैं वो सिखा चुका हूं आप लोगों को, तो वहां पर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, फिर से बता दूंगा। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए एक्चुअली हो क्या रहा है। यहां पर एक्चुअली ये हो रहा है, ये एक वेज है, वेज मतलब वो इंक्लाइन जैसा कुछ है, यह एंगल बनेगा थीटा, यहां पर वो फिक्स्ड है और यहां पे एक रस्सी लगा के यहां पर वो मास है, ठीक है। मुझे जितना पता है नॉर्मल रिएक्शन ऐसे निकलेगा, क्यों, क्योंकि वो सरफेस से अलोंग निकलता है, सरफेस से परपेंडिकुलर निकलता है और सरफेस कांटेक्ट सरफेस से अवे होता है। ये m के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है और ये नॉर्मल रिएक्शन ये वेज के ऊपर ऐसे गिरेगा। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी ये सब चीजें। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इसी मास के ऊपर गिर रहा है, ठीक है। और यहां पर जो मास के ऊपर टेंशन वाला फोर्स होगा वो इधर होगा T, ठीक है। mg कैसे लगेगा, mg तो वर्टिकली लगेगा भाई, mg लग गया mg। अगर ये थीटा है तब यहां पर मुझे ऐसे कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। क्यों ऐसा कंपोनेंट लेता हूं, क्योंकि जो मोशन होता है अगर ये मोशन करने लगा तो ये ऐसे मोशन करेगा, तो हमको इसको एक एक्सिस मानना पड़ेगा, वरना न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमको इसी के अलोंग एक एक्सिस मानना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब देखो अगर ये थीटा है ये भी थीटा बनेगा। सर ये क्यों थीटा बना, अगर ये थीटा है ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो भी ये 90 माइनस थीटा है, अगर ये 90 माइनस थीटा है कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कैसे बनता है। तो mg का एक कंपोनेंट रहेगा इधर mg cos थीटा, क्योंकि थीटा cos वाला कंपोनेंट वही लेता है जो एक्सिस से जुड़ा हुआ होता है, cos वाला कंपोनेंट वही लेता है,
कॉस वाले कंपोनेंट वो एक्सिस लेता है जो कि डायरेक्टली थीटा से जुड़ा हुआ है, तो ये बनेगा mg cos थीटा, ये कितना बनेगा mg sin थीटा। अब अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा? अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो भाई इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस तरफ है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग क्या है भाई mg cos थीटा, इस तरफ क्या है टेंशन है, और इस तरफ क्या है भाई, इस तरफ है mg sin थीटा। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा देखा मुझे पता चला कि भाई इस एक्सिस इस लाइन के अलोंग भी फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए, वरना ये नीचे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में लिखा है भाई, तो इस एक्सिस के अलोंग फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए। और मैं बता चुका हूं एक्स वाई एक्सिस मुझे कैसे भी पता चले, कैसे भी जरूरत हो मैं वैसे भी ले सकता हूं। यानी यहां पर मैं एक्स वाई एक्सिस ऐसा भी ले सकता हूं, एक्स और ये बन जाता है वाई वाला एक्सिस, तो एक्स वाई एक्सिस मैंने ऐसा मान लिया। यहां पर इस तरफ है टेंशन और इस तरफ है mg sin थीटा। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं इसका नेगेटिव मान लूं तो ये बनता है t माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों बना? क्योंकि f नेट 0 होना एसेंशियल है। जैसे ये 0 बना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं t इज इक्वल टू क्या बनेगा mg sin थीटा। बिल्कुल वैसा को वैसा अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये क्या बनेगा भाई n इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो बन गया भाई लो, तुमको टेंशन भी मिल गया, तुमको नॉर्मल रिएक्शन भी मिल गया, तुमको टेंशन भी मिल गया, तुमको नॉर्मल रिएक्शन भी मिल गया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसको लिख लो, इसको लिख लो पॉज करके, हमको नेक्स्ट सवाल पे भी जाना है भाई। पॉज करके इसको लिख लो भाई। टेंशन मिला, टेंशन मिल गया, नॉर्मल रिएक्शन भी मिल गया, दोनों के दोनों हमको चाहिए, तो वो दोनों के दोनों हमारे पास ऑलरेडी है। तब तो भाई मन खुश होना चाहिए ना, तो खुश हो जाओ थोड़ा सा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आने तक खुश हो जाओ। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। बोल दे भाई हाँ या ना। अच्छा मैं साइड हट जाऊं, लो साइड हट गया, हाँ या ना बोल दे भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल इन्होंने क्या पूछ लिया हमसे? नेक्स्ट सवाल इन्होंने पूछ लिया कि भाई बिल्कुल वैसा का वैसा वेज है, बिल्कुल वैसा का वैसा वेज है, 5 kg है, 3 kg है, एक पुली दे दिया यहां पर। अच्छा पुली वाला सवाल फिर से आ गए। पुली वाला सवाल में कराया था शायद, पुली वाले सवाल में कराया था, पुली पर कैसे आक्ट होता है। ठीक है देखते हैं, अभी इसको देखते हैं, अभी ये वाला सवाल को देखते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। यहां पर पुली है और यहां पर एक बॉक्स लगा हुआ है, इस मतलब एक मास लगा हुआ है। इस मास का साइज क्या है भाई, कितना है, 5 kg है, और यहां से वो स्ट्रिंग जाता है कहां तक, एक 3 kg का मास है। अब देखते हैं आगे क्या क्या इन्होंने पूछा। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड। अच्छा यहां पर एंगल दिया इन्होंने थीटा, और पूछ लिया अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ध्यान रखना सिस्टम कहां पर है, सिस्टम इक्विलिब्रियम के पास है। अगर किसी लड़की का या फिर लड़का का नाम इक्विलिब्रियम होता तो वो उसी के पास है सिस्टम। सर ये क्या था, इसको कॉमेडी कहते हैं भाई। अब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यहां पर इन्होंने पूछ लिया टेंशन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, और ये एंगल थीटा क्या है। इन तीन चीजों के बारे में मुझे पूरा डिटेल में पूरा एकदम डिटेल में बताओ। अब बताओ इसको कैसे अप्रोच करें, अब बताओ इसको कैसे अप्रोच करें और इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इसके बारे में मुझे डिटेल में बताओ। टी क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, थीटा क्या होगा। पुली है मासलेस, स्ट्रिंग भी है मासलेस। जब तक क्वेश्चन में ना बोल लूं कि भाई पुली का मास इतना है और स्ट्रिंग का मास इतना है, तब तक कंसीडर ये करना कि भाई स्ट्रिंग भी मासलेस है और पुली भी मासलेस है। और ये जो सिस्टम है ना ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा, ये एकदम फिक्स्ड है, ये एकदम फिक्स्ड है, ये मोशन ही नहीं कर रहा। अब बताओ इसको क्या करेंगे। अब तक मैं फर्स्ट लॉ पर ही चल रहा हूं भाई, क्योंकि फर्स्ट लॉ पर अगर एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। यानी ऑब्जेक्ट या फिर जो बॉडी है या फिर जो मास है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कनकरेंट फोर्सेस। कनकरेंट मतलब वो फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते, वो फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जब टॉर्क का बात आएगा तब हम पढ़ेंगे कि भाई एकदम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है। यानी ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा और ऑब्जेक्ट का रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा।
ठीक है, पढ़ेंगे भाई, थोड़ा सा रुक जाओ और रोटेशन आने दो, उसी पे पढ़ेंगे वो चीज। इसको कैसे करना है अब ध्यान से देखो भाई, इसका डायग्राम पहले बनाओ, टुक 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 करके इसका डायग्राम पहले बनाओ, इसका डायग्राम पहले बनाओ, फिर जो करना है करो। पहले इसका डायग्राम बनाओ भाई। डायग्राम इसका कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा इसका डायग्राम। ये बन गया वेज, और ये वाला तो फिक्स्ड है, थीटा है। यहां इस तरफ है कितना 5 kg, इस तरफ एक पुली है, पुली के ऊपर स्ट्रिंग ऐसा जाता है और ऐसा नीचे आता है, और ये कितना है 3 kg है। जैसे ही हमने इसको देखा तब मुझे याद आया कि भाई मैं एक एक चीज को ड्रॉ करता हूं, एक एक चीज को ड्रॉ करता हूं। पहले मैं आ गया 3 kg मास पर, ये कांटेक्ट में नहीं है, इसका मतलब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, सिर्फ आएगा कितना 3g नीचे, ठीक है। इस पॉइंट में जो रस्सी है वो लगा हुआ है, और रस्सी के अलोंग टेंशन क्या रहता है भाई, ऊपर रहता है टेंशन T। हाँ या ना बोल दे भाई, ठीक है। अब देखते हैं फिर से आगे क्या होता है। 5 kg यहां पर है तो वर्टिकली क्या आएगा भाई 5g आएगा। 5G वाला नेटवर्क नहीं भाई 5G वाला नेटवर्क नहीं यार, ठीक है। अब देखते हैं यार, इसका अगर मैं कंपोनेंट निकालूं, 2 कंपोनेंट ऐसे आ जाएंगे। सर यहां पर आप ऐसे ही क्यों करते हैं, क्योंकि भाई ये ब्लॉक इस पर अगर मोशन करेगा तो इस पर मोशन करेगा, तो मुझे जो फोर्सेस चाहिए वो इस डायरेक्शन में चाहिए, नहीं तो ऊपर वाला चाहिए। ब्लॉक ऊपर भी उठ सकता है, ब्लॉक ऊपर भी उठ सकता है, लेकिन हाँ नीचे प्रेस तो नहीं हो सकता। अगर नीचे धकेल जाता तो ये वेट ज्यादा होता, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा कम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर ये थीटा है, ये बनेगा थीटा। भाई ये समझा चुका हूं मैं पहले कैसे आया, अब एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखो। अगर ये इंक्लाइनेशन है, ये थीटा है, यहां से आ रहा है कितना 5g। अगर मैं इसको एक एक्सिस मान लूं, इसको एक एक्सिस मान लूं, अगर ये थीटा है कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बनेगा थीटा, तो ये क्या बनेगा 5g cos थीटा, और ये क्या बनेगा 5g sin थीटा। अब आप पूछेंगे कि सर ये तो अलोंग द प्लेन होना चाहिए, यहां पर कैसे ले लिया भाई। वेक्टर्स को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, वेक्टर्स को मैं पैरेलली शिफ्ट भी कर सकता हूं। इसी लॉजिक के साथ जो प्लेन के ऊपर था उसको बॉडी के ऊपर ले गया भाई। अब ये यहां पर लगा था, इसको थोड़ा सा ऊपर से खिसका दिया, कुछ दिक्कत है नहीं है भाई, पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या निकलता है। ये बना 5g cos थीटा, ये बना 5g sin थीटा, इस तरफ आएगा टेंशन और इस तरफ आएगा नॉर्मल रिएक्शन, इस तरफ आएगा नॉर्मल रिएक्शन। जैसे ही मैंने देखा तो मुझे ये पता चला 5 kg का सिचुएशन ऐसा है, यहां पे है 5 kg, इस तरफ है 5g sin थीटा, ऊपर की तरफ है टेंशन, इस तरफ रहता है 5g cos थीटा, और इस तरफ है नॉर्मल रिएक्शन n, और जैसे बीच में है 5 kg का बॉडी। जैसे ही 3 kg को देखा भाई, 3 kg यहां पर है, 3g नीचे है और एक टेंशन ऊपर है, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो जितने भी फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड आउट है, जितने भी फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड आउट है। इसको निपटा दूं, पॉज करके लिख लो भाई, इसको निपटा दूं, चलो भाई निपटा भी देता हूं इसको। चलो भाई इसको निपटा भी दिया। अब इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा भाई, पहली चीज तो ये यहां पर मुझे टेंशन मिल रहा है कितना, T इज इक्वल टू 3g। T इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 3g, तो भाई इसको लिख लेता हूं, क्योंकि भाई मोशन नहीं हो रहा है तो ये जो फोर्सेस है नीचे और डाउनवर्ड फोर्स, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं T माइनस 3g कितना होगा 0 होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं भाई T इज इक्वल टू कितना होगा 3g। 3g नेटवर्क नहीं भाई 3g नेटवर्क नहीं, यहां पर हम लोग 30 न्यूटन लिख सकते हैं। जी का वैल्यू 10 होता है भाई, इसलिए टी का वैल्यू को मैंने क्या लिख लिया 30 न्यूटन। अच्छा अब आते हैं भाई इस पे, जैसे ही इस पे शिफ्ट हुआ तो देखा भाई जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इतना सा इक्वल होना जरूरी है, क्योंकि भाई अगर ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर भी उठ सकता है नीचे भी जा सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पे n किसके साथ इक्वल होगा, n इक्वल होगा 5g
कॉस थीटा के साथ, ठीक है। अच्छा, और टेंशन किसके साथ इक्वल होगा? टेंशन इक्वल होगा किसके साथ? 5g साइन थीटा के साथ। देखो भाई, अगर इक्वल टू नहीं हुआ, अगर टेंशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो भाई इस वाले फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होगा, तब ये ब्लॉक जो यहां पर है इस तरफ मोशन करने लगेगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा भाई, क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। सेकंड लॉ है, लेकिन हाँ अब तक हम फर्स्ट लॉ पे ही है, सेकंड लॉ पे नहीं गए अभी तक, ठीक है। तो इसको मानते हुए मुझे पता चला n इतना आया, t इतना आया, और ये वैल्यू मुझे ऐसा आ रहा है। जब मैंने इसको देखा तो मुझे पता चला t बाई एन इक्वल टू कितना होगा? 5g साइन थीटा, और नीचे रहेगा 5g कॉस थीटा, ये कैंसल आउट हो गया, और यहां पर मुझे मिला tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना है? t बाई एन है। tan ऑफ थीटा कितना है? t बाई एन है। अब बताओ यहां पर मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई? यहां से तो नहीं आएगा, थीटा तो हमको नहीं पता, टेंशन सिर्फ पता है नॉर्मल। अच्छा, इस पे आते हैं, इसी पे आते हैं। जैसे ही मैंने इस पे आया, यहां से कैलकुलेशन नहीं होगा, सॉरी, इसी पे आते हैं, यहां से कैलकुलेशन करते हैं। टी कितना है भाई? टी मिला है 30 न्यूटन, 30 इज इक्वल टू 5, जी का वैल्यू कितना है? 10, लिखा हूं मैं कितना? साइन थीटा, 10 साइन थीटा, यानी 30 इज इक्वल टू 50 साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या बनेगा भाई? देखो 3/5 बन रहा है। साइन थीटा कितना बन रहा है? 3/5। अब थीटा कैसे निकाले? वो ट्रायंगल को याद करो भाई, जो ट्रायंगल में बार बार बताता हूं। ये वाले ट्रायंगल जेई में सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, ये वाला ट्रायंगल, जो ट्रायंगल में अभी ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूं। ये वाला जो ट्रायंगल है, जो कि इसका होता है 37 डिग्री, इसका होता है 53 डिग्री, और ये है कितना? 90 डिग्री। 37 के सामने रहता है 3, 53 के सामने रहता है 4, और ये रहता है 5। अगर मैं लिखा हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, 3/5 मतलब p बाई एच। p कितना है? 3, p के सामने जो होता है वही होता है थीटा, यानी थीटा कितना होगा? 37 डिग्री। कितना होगा भाई? साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच होता है। अब बताओ p कितना है? 3 है, h कितना है? 5 है। तो मुझे परपेंडिकुलर मिल गया। परपेंडिकुलर के सामने वाला जो एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं थीटा। तो अगर ये थीटा बन गया तो 37 का वैल्यू कितना होगा? साइन 37 का वैल्यू 3/5। ये सब चीजें थोड़ा सा याद रहना चाहिए भाई, वरना नहीं होगा, वरना कतई नहीं होगा ये सब चीजें, ठीक है। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना निकलेगा? n इक्वल टू यहां पर है 5g कॉस थीटा, 5g का वैल्यू 10 कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है? कॉस 37, कॉस 37 b बाई एच, 37 है b बाई एच, b कितना है? 4, ऊपर है 5, 5 इंटू 10 इंटू ये होता है 4/5, कैंसल आउट हो गया। नॉर्मल रिएक्शन कितना आया? 40 न्यूटन। थीटा कितना आया? 37 न्यूटन। टेंशन कितना आया? 30 न्यूटन। टेंशन कितना आया? टेंशन कितना आया? 30 न्यूटन आया टेंशन, ठीक है। पॉज करके इतना लिखो, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सर कितने सवाल हैं? सवाल तो भरपूर है भाई, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लिमिट भी है अपने पास। टाइम लिमिट के साथ साथ ही हम लोगों को चलना पड़ता है यार। पॉज करके लिख लो भाई, पॉज करके पॉज करके पॉज करके पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो। लिख लिया पॉज करके? अब आते हैं पुली वाले सवाल पे, और पुली के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था। अगर नहीं देखा वीडियो तब बात अलग है, अगर देख लिया होगा तब भाई एकदम सही है, क्योंकि यहां पर तुम एकदम परफेक्ट टाइमिंग से आए हो। अगर देख लिया वो वीडियो, अगर नहीं देखा तब तो भाई वो देखना पड़ेगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हुए चलते हैं।
अब आते हैं पुली वाले सवाल पे। अब आते हैं पुली वाले सवाल पे। पुली 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 कुली पुली 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 कुली। अब आते हैं पुली वाले सवाल पे। पुली वाला सिस्टम मैंने कल कराया था, उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है आज। हाँ भाई, वहां पर क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को ही देख रहा हूं। ये फिक्स्ड है, ये है 10 kg और इस तरफ एक दूसरा मास है जिसका मास है m, जिसका मास है m। इन्होंने पूछ लिया m का वैल्यू बताओ, m का वैल्यू बताओ सच दैट ये जो सिस्टम है, सच दैट ये जो सिस्टम है ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। ये सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, इसलिए तुमको m का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब बताओ इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, कैसे 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 करेगा रे पापा। बन गया? थोड़ा सा पॉज करके सोच लो भाई, शायद बन जाए तुमसे, मुझे भी नहीं पता। शायद बन जाएगा तो बहुत सही बात है भाई, अगर बन गया तब तो भाई बहुत सही बात है, क्योंकि चीजें बन रहा है। ठीक है, बन गया चीजें, मुझे ऐसा लगता है शायद बन गया। नहीं बना तो आओ भाई बनाते हैं, आओ भाई बनाते हैं। एक एक चीज देखते हैं, एक एक चीज देखते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर 10 kg है तो नीचे कितना आएगा भाई, आंख बंद करके लिख सकता हूं 10g, हाँ या ना भाई। ठीक है, अब यहां पर टेंशन है, एक स्ट्रिंग लगा हुआ है तो ऊपर कितना आएगा, टेंशन। ठीक है, यहां पर भी एक कांटेक्ट पॉइंट है तो इसके बगल में टेंशन ऐसे आएगा, और यहां पर भी एक कांटेक्ट पॉइंट है, यहां से पर भी नीचे टेंशन आएगा और यहां पर भी टेंशन नीचे रहेगा। अब देखो, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं भाई, सभी पुलीज आइडियल पुलीज होते हैं। तो अगर ये टी है, ये टी है, ये ऊपर वाला जो यहां पर टेंशन आएगा वो कितना होगा, 2t होगा। मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी इसको। अगर ये मासलेस होगा, यहां पे बता दूंगा कि ये 2t क्यों बन रहा है, थोड़ा सा आने दो, थोड़ा सा वो सेकेंड लॉ का न्यूमेरिकल आने दो, तब बता दूंगा ये t है, ये t है, ये 2t क्यों बन रहा है। आइडियल पुली है इसीलिए बन रहा है, लेकिन हाँ क्यों बन रहा है ये मैं बता दूंगा आगे जाके। ठीक है, अगर ये 2t है, सॉरी भाई, अगर ये 2t है, इस तरफ एक टेंशन आएगा, इस तरफ भी एक टेंशन आएगा। इस टेंशन को क्या करें भाई, इस टेंशन को क्या करें, इस तरफ भी है 2t, क्योंकि एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है, और इस तरफ भी कितना आएगा 2t। देखो यहां पे 2t, यहां पे 2t, तो यहां पे कितना होगा, 4t होगा। यहां पे कितना होगा, 4t होगा। अच्छा, अब निकालते हैं चीज हम लोग। 10 kg मास को अगर मैं अच्छे से देखा तो 10 kg पे नीचे कितना फोर्स है, 10g, हाँ या ना बोल दे भाई। ठीक है, ऊपर कितना है, t है। इसको मैं अच्छे से दिख के ये बता सकता हूं कि भाई t कितना होगा, 10g। ठीक है, यानी t का वैल्यू कितना होगा, अगर g का वैल्यू हम लोग पुट कर दें 10, तो t का वैल्यू आएगा 100 न्यूटन। t का वैल्यू कितना आएगा, 100 न्यूटन। अच्छा, अब मैं फिर से बता देता हूं, अगर ये t होगा, ये भी t होगा, ये भी t होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग के ऊपर एक ही टेंशन रहता है, एक स्ट्रिंग के ऊपर एक ही टेंशन रहता है, टेंशन वेरिएबल नहीं होता, एक स्ट्रिंग के ऊपर एक ही टेंशन रहता है। अब अगर ये t है, ये t है, ये कितना होगा, आइडियल पुली सिस्टम है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं अगर ये t है, ये t है, ये कितना होगा भाई, 2t होगा। जैसे ही ये 2t बना तो फिर से ये तो एक ही स्ट्रिंग है भाई, हाँ या ना बोल दे भाई। अगर एक ही स्ट्रिंग है, ये t2 है, ये 2t है, ये भी 2t होगा, ये भी 2t होगा, ये भी 2t होगा। अब अगर मैं m मास को देखूं, m मास को अगर देखूं तो इस पे ऊपर वाले पड़ रहा है 2t वाला फोर्स, और नीचे आ रहा है mg वाला फोर्स। m वाले मास को देखूं तो m वाले मास पे क्या होगा, नीचे कितना है, स्मॉल mg है, और ऊपर वाले पे कितना है, 2t है, और t मुझे पता है। कैसे निकालोगे भाई, इसको लिख लो डायरेक्टली, 2t इज इक्वल टू कितना है, 2t इज इक्वल टू mg, 2t कितना है, 10g है, इज इक्वल टू क्या है, mg, कैंसिल आउट हो गया तो m इज इक्वल टू कितना बनेगा, 20 किलोग्राम्स। m कितना बनेगा भाई, m बनेगा तुम्हारे लिए 20 किलोग्राम्स।
अब ध्यान रखना आइडियल पुली सिस्टम में अगर ये टी होगा, ये टी होगा, ये 2t होगा। अगर ये 2t है, ये 2t है, एक्चुअली ऐड हो जाते हैं, 2t + 2t यहां पे 4t आ जाता है। ये क्यों बनता है ये मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पॉज कर, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये 2t मिलके 4t क्यों दे देते हैं, tt मिलके 2t क्यों दे, अगर यहां पर दूसरा पुली होता 4t मिलके 8t दे देते भाई। करें एक वैसे वाला चीज, आओ भाई वैसा एक न्यूमेरिकल उठा लो, शायद बन जाए तुमसे। ऐसा एक सिस्टम उठा लो, टुक 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 टुक, पुली एक तरफ है मास, दूसरा तरफ फिर से पुली, इस तरफ है मास, तीसरा तरफ फिर से पुली, इस तरफ मास। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। यहां पर एक पुली वाला सिस्टम है, ये पुली वाला सिस्टम है। और यहां पर क्या बताया इन्होंने, यहां पर एक मास है m1, यहां पर एक मास है m2, और यहां पर एक तीसरा मास है जो कि है कितना 10 kg। 10 kg है। ध्यान रखना पुली सभी आइडियल पुलीज है, स्ट्रिंग सभी मासलेस स्ट्रिंग है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इन्होंने पूछ लिया m1 का वैल्यू कितना होगा और m2 का वैल्यू कितना होगा। मैं बता चुका हूं भाई, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। दूसरा पॉइंट क्या बताया, पुलीज मासलेस है यानी आइडियल पुलीज है, और सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पर तुम लोगों को यह बताना है m1 और m2 का वैल्यू क्या आएगा। सोचो थोड़ा सा, शायद निकल जाए तुमसे आंसर। थोड़ा सा सोचो, शायद आंसर तुमसे निकल जाए। अगर निकल गया तो बहुत सही बात है भाई, क्यों चमकेगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अच्छा हुआ क्या, नहीं हुआ। देखो भाई फिर से बताता हूं, तुमको क्या करना पड़ेगा, एक एक मास को पकड़ो। यहां पे मैंने इसको पकड़ा, इसको पकड़ते ही मुझे पता चल गया कि भाई 10G नीचे गिर रहा है। ठीक है, यहां पर एक कांटेक्ट पॉइंट है, इसके ऊपर टेंशन कितना आएगा T, तो इसके ऊपर भी टेंशन कितना होगा T। पुली के ऊपर इस तरफ से इस तरफ होगा टेंशन T, इस तरफ भी होगा टेंशन T। ठीक है, जैसे ये TT हुआ, यहां पर क्या होगा भाई, पुली के ऊपर ये बनेगा 2T क्योंकि आइडियल पुली है। ये 2T बना, यहां पर कितना बनेगा 2T, यहां पर कितना बनेगा 2T, यहां से ऊपर कितना बनेगा 2T, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग के ऊपर एक ही टेंशन रहता है। अगर स्ट्रिंग मासलेस हो, अगर स्ट्रिंग मासलेस हो तो भाई अगर ये 2T बनेगा, ये भी 2T, ये भी 2T, ये भी 2T, टूटी 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 टू। अगर ये M1 होगा तो इसके नीचे क्या होगा M1G। हाँ या ना बोल दे भाई। अब ये टूटी ये कितना बनेगा 4T। अब ये 4T है, यहां पर क्या आएगा भाई, फिर से आएगा 4T, यहां पर क्या होगा, फिर से होगा 4T, यहां पर क्या होगा 8T। लेकिन भाई साहब इसको ये हमें नहीं चाहिए। जिस पे स्ट्रिंग पे से भी पूछ लेना टेंशन, तुमको टेंशन पता चल जाएगा, एक यहां से ही टेंशन पता चल जाएगा। तो जिस भी स्ट्रिंग पे टेंशन पूछ ले तुम यूं निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं भाई, ये एक ही स्ट्रिंग है तो इसके ऊपर अगर यहां पर 4T है, इस पे भी 4T होगा, इस पे भी 4T होगा, और इस पे भी क्या होगा 4T होगा। एक ही स्ट्रिंग के ऊपर एक सिस्टम में एक ही स्ट्रिंग के ऊपर अगर स्ट्रिंग मासलेस हो तो टेंशन क्या रहता है, इक्वल रहता है। और अगर आइडियल पुली हो तो अगर ये 2T है, ये 2T है, क्या बन जाता है 4T बन जाता है। कैसे बनता है ये मैं बताऊंगा आगे जाके। थोड़ा सा अभी के लिए थोड़ा सा मुझे माफ कर दो, अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ ये मैं बता दूंगा। ठीक है बात। अच्छा अब बताओ इसके नीचे क्या होगा, M2G होगा। हाँ या ना बोल दे भाई। ठीक है, अब आते हैं इस पे 10 kg वाले मास पे। 10 kg वाले मास को जैसे मैंने देखा, नीचे क्या है भाई, नीचे है 10G, ऊपर है टेंशन T। और मुझे इतना पता चल गया कि भाई T किसके साथ इक्वल होगा, 10G के साथ इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं होगा, अगर 10G ज्यादा होगा तो भाई ये ब्लॉक नीचे आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि भाई जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। वो किस पे है भाई, वो इक्विलिब्रियम में है। तो भाई जो टेंशन निकला वो क्या निकला, 10G निकला। जैसे ही टेंशन 10G निकला, अब यहां पर आते हैं इस ब्लॉक पे ऊपर।
इस ब्लॉक के ऊपर जैसे ही आया, यहां पर मैंने देखा कि भाई नीचे कितना है, नीचे है M1G, ऊपर कितना है 2T है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2T इज इक्वल टू M1G। हाँ या ना बोल दे भाई। ये 2T कैसे आया भाई, फिर से बताता हूं। यहां से एक टेंशन T आया, यहां पे भी उतना टेंशन होगा क्योंकि एक स्ट्रिंग पर एक ही टेंशन रहता है। अगर ये T बना, ये T बना, तो भाई ये आइडियल पुली है। आइडियल पुली का ये कंडीशन है, अगर ये T है, ये T है, ये कितना बनेगा 2T बनेगा। कैसे बनेगा इसके बारे में बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। अच्छा, ये बनेगा 2T इज इक्वल टू M1G, और यहां से मैं लिख सकता हूं T का वैल्यू क्या है 10G है, इक्वल टू कितना आएगा M1G, G कैंसिल आउट हो गया, M1 कितना बना 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 किलोग्राम्स। जैसे ही सिस्टम में तुम ऊपर जाओगे टेंशन बढ़ता जा रहा है, ध्यान से देखो, टेंशन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसको ध्यान से याद रखना, टेंशन हमेशा बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा पुली लगाओगे नंबर ऑफ टेंशन उतना बढ़ता जाएगा। और ये बहुत यूजफुल फीचर है भाई, ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, ये बहुत काम में भी आता है। बताऊंगा आगे जाके ये कैसे काम में आता है, ये कैसे काम है। ध्यान से देखो, ये T वाला स्ट्रिंग है, इसका टेंशन T है, ये 10 kg को भी उठा सकता है, 20 kg को भी उठा सकता है, 30 kg को भी संभाल सकता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना उतना टेंशन संभलता जाएगा, लेकिन हाँ इस स्ट्रिंग पे टेंशन बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखना, यहां पे 40 था, यहां पे 8T आ जाएगा। अगर एक दूसरा ब्लॉक लगा दिया तो भाई 16T आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ये आगे जाके काम में आएंगे, ठीक है। अब आते हैं इस पे M2 वाले पे। M2 वाले पे जैसे ही आया, M2 पे नीचे है M2G, ऊपर कितना है, ऊपर है 4T। अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या मैं लिख सकता हूं 4T इज इक्वल टू M2G, लिख तो सकता हूं। जैसे ही मैंने इसको लिखा, क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे 4T कितना है 10G है, तो 4 इंटू 10G इक्वल टू M2G, G कैंसल आउट हो गया, M2 का वैल्यू कितना आया 40 किलोग्राम्स। ध्यान से देखो, जैसे ही टेंशन भी बढ़ता जा रहा है उसी के हिसाब से मास भी डबल होता जाता है, उसी के हिसाब से मास भी क्या होता जाता है, डबल होता जाता है। ठीक है, लिख ली। अच्छा मैं साइड हट जाऊं, लो भाई हट गया साइड। अब आप लोगों को पॉज करके ये सारे सवाल लिखना भी है, ये सारे सवाल लिखना भी है। अब एक आखिरी वाले सवाल ले लेते हैं, एक आखिरी वाले सवाल ले लेते हैं और उस पे कुछ चीजें देखना भी पड़ेगा, ठीक है। अब उस पे कुछ चीजें हम लोगों को देखना भी पड़ेगा। बढ़े आगे, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे भाई। निपटा दो इनको, चलो भाई निपटा ही देता हूं। अब देखो एक ही स्ट्रिंग पे पूरा एकदम एक कनेक्टेड स्ट्रिंग होगा, एक ही स्ट्रिंग होगा, ज्यादा स्ट्रिंग नहीं होगा, एक ही स्ट्रिंग होगा। लेकिन हाँ चीजें काम कैसे करेंगे थोड़ा सा देखना इसको। स्ट्रिंग एक ही होगा लेकिन हाँ उस पर थोड़ा सा सिस्टम का जो काम है वो डिफरेंट हो जाएगा। कैसे डिफरेंट बनेगा, एक एग्जांपल ये वाला देख लो, एक एग्जांपल ये वाला देख लो। ये एक मूवेबल पुली सिस्टम है, ये एक मूवेबल पुली सिस्टम है और इस पे ना एक ही स्ट्रिंग गया है, एक स्ट्रिंग ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और वो पुली बिल्कुल ऐसा का वैसा ही है। और यहां से एक मास लटका है, यहां पे एक मास, यहां पे एक मास। अब मासेस कितने कितने हैं भाई, यहां पे है 10 kg, यहां पे है M1, यहां पे है M2। लेकिन ध्यान रखना ये एक ही स्ट्रिंग है, ये एक ही स्ट्रिंग है। और कुछ दिया है क्या, नहीं, और कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ इन्होंने ये पूछ लिया कि भाई M1 एंड M2 का जो वैल्यू है वो बताओ अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है तो इसका बताओ मुझे क्या आएगा, M1 और M2 का वैल्यू क्या आएगा जरा बता दो। मैं इसको निपटा दूं, चलो भाई निपटा ही देता।
ध्यान रहे यहां पर एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, धागा एक ही है। सुई धागा, सुई धागा का मूवी देखा है कि नहीं? नहीं देखा भाई, अच्छा सा मूवी है भाई। अगर मूवी देखना है ना तब तो मैं बोलूंगा भाई थ्री इडियट्स को एक बार देखो, वो अब भी मेरा फेवरेट मूवी है, अब तक भी मैं उसको देखता हूं। और छिछोरे देख लेना एक बार, लेकिन छिछोरे तुम देखोगे तुमको इतना फील नहीं आएगा। अगर कोई ग्रेजुएशन वगैरह किया है तब भाई छिछोरे उसको फील आएगा, तुमको इतना फील नहीं आएगा, ठीक है। अब भाई इसको बताओ कैसे करें, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करो, शायद सवाल बन भी जाए तुमसे। अगर बन गया तो बहुत सही बात है भाई, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं भाई, मैं बना दूंगा, टेंशन मत लो। देख लिया, अब बनाए। देखो भाई मैं क्या करता हूं, मैं 10 kg मास को पकड़ता हूं क्योंकि ये मास मुझे पता है, ठीक है। अब इसके ऊपर नीचे कितना आएगा, 10g। क्या लिख दिया भाई, एम ए क्यों लिख रहा था यहां पर। इसके ऊपर जो नीचे वाला फोर्स होगा वो कितना होगा, 10g। और जो स्ट्रिंग है यहां पर कितना फोर्स आएगा, सपोज मैंने मान लिया T। अब एक ही स्ट्रिंग है तो भाई कांटेक्ट पॉइंट से एवे जाकर हमेशा मुझे क्या मिलेगा भाई, ये दोनों ये वर्टिकल होते हैं, मैं इनको साइड करके कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये वर्टिकल होते हैं। यहां पर भी टेंशन T, यहां पर भी टेंशन T, यहां पर भी टेंशन T। जैसे यहां पर T हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 2T, और यहां पर कितना होगा 2T, यहां पर कितना होगा T, यहां पर क्या होगा T, सब जगहों पे क्या होगा T 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 T। ठीक है, अब निकालना भी पड़ेगा भाई। भाई बहुत आसान था, T है 2T बन गया। एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन सेम रहता है क्योंकि यहां पर पुलिस भी आइडियल है और स्ट्रिंग भी आइडियल स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग का मास नहीं है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, पहले 10 kg मास को देखो। जैसे ही मैंने 10 kg मास को देखा तो मुझे यह पता चला नीचे कितना है 10g है, ऊपर कितना है टेंशन है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा डायरेक्टली, T इज इक्वल टू 10g, ठीक है। अब देखो M1 M2 पे आते हैं, M1 के नीचे कितना फोर्स है M1g, M2 के नीचे कितना फोर्स है फिर से M2g। और इसको ध्यान से देखा तो मुझे यह पता चला कि भाई नीचे है M2g और ऊपर कितना है टेंशन। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा, T इज इक्वल टू M2g। डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई, T माइनस M2g इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं T इज इक्वल टू M2g। लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि तुमको थोड़ा सा स्पीड पकड़ना पड़ेगा वरना सिलेबस खत्म नहीं होगा भाई, ठीक है। अब इसको लिखे कैसे, T इज इक्वल टू M2g, T तो मुझे पता है 10g इज इक्वल टू M2g, जी कैंसिल आउट हो गया, M2 का वैल्यू कितना मिला 10 kg मिला। अब M1 पे आते हैं, M1 का बाद देखो यहां पर 2T है, नीचे है M1g, तो इसको ड्रॉ करो। ऊपर कितना है 2T, नीचे कितना है M1g, तो मुझे यह पता चला कि भाई ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, तो यहां पर मैं लिखा 2T इक्वल्स टू M1g। 2 टाइम्स T कितना है 10g है, तो 2 इंटू 10g इक्वल टू M1g, जी कैंसल आउट हो गया, M1 कितना बना भाई 20 किलोग्राम्स। M1 कितना बना 20 किलोग्राम्स, ठीक है। ये वाले सवाल भी आते हैं ऐसे ऐसे करके, यहां पे 3-4 सिस्टम दे देगा, यहां पे 3-4 पट करके सिस्टम लगा लेगा, तो इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। एक आखिरी सवाल, नहीं एक आखिरी नहीं भाई, अब तक कैसे खत्म हो जाएगा, नहीं एक आखिरी नहीं है, इसके बाद और एक और भी लेना है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे, यहां पर कितने पुलीज हैं 1 2 3, 1 2 3, 6 पुलीज हैं। अब भाई निकालते हैं इसको, थोड़ा सा रुको, इसको ऐसे बना देते हैं, टुक 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 टुक। ये सरफेस है, यहां पे एक पुली ऐसा है, दूसरा पुली ऐसा है, तीसरा पुली ऐसा है, ठीक है। अब देखो यहां पर इन्होंने क्या बताया, एक स्ट्रिंग है जो कि ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, स्ट्रिंग ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, ठीक है। ऐसे निकलने के बाद यहां पर भी एक पुली है, यहां पर भी एक पुली है, और यहां पर भी एक पुली है,
तो भाई ये स्ट्रिंग यहां तक आया, ये स्ट्रिंग यहां तक आया, और ये स्ट्रिंग को यहां तक तो लाना पड़ेगा। रुको थोड़ा सा, लो एक पुली है, ये दूसरा है, ये ऐसे है, और यहां पर लगा है कितना केजी मास, यहां पर लगा है 10 केजी का मास, 10 केजी। और इसके नीचे एक मास है जिसका मास हमको नहीं दिया है, इसका मास हमको नहीं दिया, इसको दे दिया m। और ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसे इस तरफ घूम के ऊपर जाके फिर से फिक्स हो गया है। एक ही स्ट्रिंग है, ध्यान रखना, एक ही स्ट्रिंग है। अब इन्होंने क्या पूछ लिया, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है। सर ये क्या है? सर ये क्या है? झूला झूलू में इस पे बैठ के टुई टुई टुई। सर ये क्या है? ये न्यूमेरिकल है भाई, और मैं भी क्या कर सकता हूं, किताब में दिया हुआ था, मुझे अच्छा लगा देख के, भाई मैं उठा लाया इसको। अब इन्होंने बोल लिया अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो m का वैल्यू बताओ, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो m का वैल्यू बताओ। सर ये क्या है? मैं फिर से बोलता हूं भाई, ये एक न्यूमेरिकल है और कुछ नहीं है। ठीक है, करो इसको थोड़ा सा पॉज करके, इसको थोड़ा सा पॉज करके कर लो। इसको कर लिया पॉज करके? लिख लो पॉज करके, इसको पॉज करके लिख लो, फिर आगे सा देखते हैं। चलो भाई इसको पॉज करके लिख लो, फिर आगे सा देखते हैं। लिख लिया? उसको ट्राई कर लो, मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूं। सर ये क्या है? ये क्या है? ये वो वाला चीज है जो तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऐसे गई है, ऐसे आई है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे स्ट्रिंग घूम रहा है एकदम। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं। सर ये क्या था? इसको बोलते हैं स्ट्रिंग डांस, टुई 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 टुई। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग वाला डांस, पानी वाला डांस नहीं, स्ट्रिंग वाला डांस। देखो अगर इस पे 10 kg पे मैं फोर्स देखूं तो ये होगा 10G, हाँ या ना बोल दो भाई। ठीक है, और इसके ऊपर कितना टेंशन होगा? एक ही स्ट्रिंग है, टी मान लिया, तो भाई एक ही स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग का पूरा टेंशन कितना होगा? टी होगा। क्योंकि भाई मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैं ये ऑलरेडी बोल चुका हूं, एक ही स्ट्रिंग पे अगर स्ट्रिंग मासलेस हो, एक ही स्ट्रिंग पे टेंशन एक ही रहता है। तो भाई इसको ड्रॉ करो, ये बनेगा टी, यहां पर बनेगा टी, यहां पर बनेगा टी, यहां पर ऊपर बनेगा टी, यहां पर भी ऊपर बनेगा टी। भाई जैसे टी बन गया, ये क्या बन गया भाई? ये इस तरफ बनेगा 2T, और इस तरफ ऊपर वाले पे क्या बनेगा? 2T। अरे भाई साहब ये T है, फिर से यहां पर क्या होगा? T, 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 यहां पर क्या होगा? 2T, क्योंकि यहां पर क्या है? 2T है। सर ये क्या हो रहा है? ये जादू हो रहा है। देखो फिर से यहां पर क्या होगा? टी, 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 यहां पर क्या होगा? टी। अगर ये टी टी है तो ये होगा नीचे 2T, और ये ऊपर क्या आएगा? 2T, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, ये वाला एक स्ट्रिंग है, ये वाला एक स्ट्रिंग है, ये वाला एक स्ट्रिंग है। अब देखो क्या हो रहा है भाई, टी कितना आएगा यहां पर? इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मिल रहा है? 10G नीचे है, ऊपर है टेंशन T, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, T इज इक्वल टू 10G, यानी 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। अब इस m मास को देखो, m मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? नीचे होगा mg, भाई इसके नीचे कितना होगा? mg होगा। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, यानी ये रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर mg नीचे है, ऊपर कितना है? 2T, 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 T2, 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 कितना बन गया? 60 बन गया। तो ऊपर कितना है भाई? 6T है, यानी 6T इज इक्वल टू mg। 6T की जगह कितना लिखेंगे? 10G इज इक्वल टू mg, जी कैंसिल आउट हो गया। m का वैल्यू कितना आया? 60 kg। अरे भाई साहब, यानी 10 kg की मदद से हम लोग 60 kg का मास को उठा सकते हैं। मैं बोलूंगा हाँ भाई, सिस्टम ऐसा ही काम करता है।
अगर मैं यहां पर एक वाला पुली सिस्टम एक ऐड कर दूं ना, तो भाई यहां पे 10 केजी का सिस्टम 80 केजी मास को भी बैलेंस कर सकता है। तो जितना पुली है 1 2 3 4 5 6, वो उतना इनटू जो मास है उसको बैलेंस आउट कर देगा। ध्यान रखना, ये वाला जो एंड है ये फिक्स होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए। अब इसमें मैं एक और पुली लगा देता, यहां पे एक और लगा देता, तो भाई ये 80 केजी को कंट्रोल कर लेता। ये वाले जो सीरीज है ना, ऐसा जो सीरीज जैसा कुछ आ रहा है, इसको थोड़ा सा दिमाग में घुसा के रखो, ये बहुत काम का चीज है। आगे पता चलेगा, एक टॉय ट्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके, वो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा। ऐसे अगर एन सिस्टम हो, ऐसे है, लेकिन हाँ ध्यान रखना सिस्टम ऐसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, यानी एक ऐसा लगा हो और जो लास्ट स्ट्रिंग हो वो कनेक्टेड हो वहां पर जाके, इससे कनेक्टेड ना हो। अगर लास्ट वाला स्ट्रिंग पुली लगा के यहां से कनेक्टेड हो जाएगा तब बात डिफरेंट है भाई। अगर मैं क्या बोल रहा हूं भाई, यहां पर एक पुली होता, ये वाला स्ट्रिंग ऐसे जाके इस पे आके फिर से कनेक्टेड हो जाता, तब बात अलग था। लेकिन हाँ, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर 6 वाले पुलीज ऐसे हैं, 6 पुलीज ऐसे हैं और ऐसे n नंबर ऑफ पुलीज है, और यहां पे कुछ m केजी का मास है, तो यहां पर बैलेंस करने के लिए m इंटू n केजी का मास चाहिए। बताऊंगा आगे जाके और क्या क्या सिस्टम इस पे आता है, और क्या क्या सिस्टम यहां पर बन सकता है, इसको हम लोग आगे जाके डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस का और न्यूमेरिकल मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी के न्यूमेरिकल तुम क्या घंटा सॉल्व करोगे? अगर मैं सब कर दूंगा तो तुमको भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ये तुम्हारा टास्क है, मेरा टास्क नहीं है भाई। ठीक है, चलो यहां पर वीडियो होता है खत्म। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, जितना हो सके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, लेकिन आप मन लगा के पढ़ाई जरूर करना। ठीक है, चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।